हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। तो आज के इस सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर का एनालिसिस किया और अपना इंडक्शन मशीन का एनालिसिस किया। इंडक्शन मशीन भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन का पार्ट है। तो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, अगर सिंक्रोनस मशीन और डीसी मशीन की बात करें तो इनके बेसिक्स को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कुछ बेसिक्स हैं रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के, कि किस तरीके से टॉर्क प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस टॉर्क डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं और किस तरीके से टॉर्क का डेवलपमेंट हो सकता है, किस तरीके से हम लोगों को इंड्यूस्ड वोल्टेज का डायरेक्शन पता करना है। इन सारी चीजों का एनालिसिस हम लोग इस सेशन में कर लेंगे, बेसिक के आने वाले एक दो सेशन में करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम लोग सिंक्रोनस मशीन को स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको किसी भी तरीके की कोई डिफिकल्टी महसूस ना हो। तो बेसिक्स ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में बात करें तो मशीन, व्हाट इज मशीन? इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करें तो इट इज EMMC, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस होते हैं। ये एम की जगह पे ई लिखिए, एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस होते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का डिस्कशन करें तो ट्रांसफार्मर में तो इलेक्ट्रिकल इनपुट हम लोग देते हैं, फिर ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक डोमेन से होता हुआ अपनी एनर्जी को बैक अगेन टू द इलेक्ट्रिकल डोमेन में एनर्जी का कन्वर्जन करता है। तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल में। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग क्यों इलेक्ट्रिकल मशीन में रखते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए हुए हैं ट्रांसफार्मर को? द रीजन इज कि मशीन्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन की डिवाइसेस होती हैं, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स कहते हैं। लेकिन ट्रांसफार्मर को भी हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में इसलिए इंट्रोड्यूस किए हुए हैं क्योंकि आपने जब नेटवर्क थ्योरी का एनालिसिस किया होगा, वहां पे म्यूचुअल कपलिंग सर्क्यूट्स का एनालिसिस किया होगा। दो इंडक्टर्स होते थे, उनके बीच में म्यूचुअल कपलिंग्स होते थे। तो वो सिमिलरली आइडियल ट्रांसफार्मर का जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो वो दो म्यूचुअल कपलिंग, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह वाला एनालिसिस करते हैं ट्रांसफार्मर में भी। तो जब आपने एक बार नेटवर्क थ्योरी में चीजों को एनालाइज कर लिया तो अगेन आपको ट्रांसफार्मर पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर हम लोग नेटवर्क थ्योरी की बात करें तो वहां पे जो ट्रांसफार्मर या फिर म्यूचुअल कपलिंग का हम लोगों ने एनालिसिस किया था, म्यूचुअल कपलिंग का, वो लीनियर इंडक्टेंसेस थे। लेकिन अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का डिस्कशन करें तो ट्रांसफार्मर का बात करते हैं हम लोग, या फिर कोई भी मशीन हो जो आयरन हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो आयरन होता है वो, व्हाट डू वी से, जो इंडक्टर होता है वो आयरन कोड इंडक्टर होता है। लेकिन नेटवर्क थ्योरी का जो इंडक्टर होता है वो एयर कोड, पीवीसी कोर, वुड कोर इंडक्टर्स होते हैं। तो वहां पे क्या है, एयर कोड, वुड कोर, पीवीसी कोड इंडक्टर हम लोग यूज करते हैं नेटवर्क थ्योरी में। और क्योंकि जो कोर हम लोग मटेरियल यूज करते हैं वो एयर, वुड और पीवीसी यूज करते हैं। तो ये सारे मटेरियल्स जो हैं नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। जितने भी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, एयर, वुड और व्हाट डू वी से, पीवीसी, तो इसमें जो है नॉन लीनियरिटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। नॉन लीनियरिटी नहीं, जितना अमाउंट ऑफ करंट का इंजेक्शन करेंगे उतना ही फ्लक्स डेवलपमेंट होता जाएगा। लीनियर रिलेशन होगा करंट और फ्लक्स में, और एम्पियर्स लॉ नेटवर्क थ्योरी में वैलिड है। लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीनरी की बात करें, हम लोग ट्रांसफार्मर की बात करें, तो जो इंडक्टर हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ट्रांसफार्मर में, वो ट्रांसफार्मर का इंडक्टर आयरन कोर इंडक्टर होता है। क्योंकि ऑन टॉप ऑफ द आयरन कोर आप लोग लिंब्स में प्रोवाइड करते हैं वाइंडिंग्स, तो ये क्या है, आयरन कोर इंडक्टर है। और आयरन फेरस रिलेटेड मटेरियल Fe की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनका जब ग्राफ का एनालिसिस करेंगे तो ये जो ग्राफ होगा वो फाई, व्हाट डू से, आई और फाई के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, इसको हम लोग करंट से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फाई को हम लोग फील्ड बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या फिर फ्लक्स लाइंस बोल सकते हैं। फील्ड का जब भी हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वहां पे आप फ्लक्स पिक्चर में लाइएगा, फ्लक्स का एजम्पशन करिएगा। तो करंट और फ्लक्स के बीच में जब हम लोग व्हाट डू वी से, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर में रिलेशन एस्टैब्लिश करें, बिकॉज ऑफ द आयरन, आयरन की वजह से, क्योंकि आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। और जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक का एनालिसिस करें
तो इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होता है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इस नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने ड्रॉ किया है करंट और फ्लक्स के बीच में, ये भी एक नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे टिल्ड करता चला जा रहा है और सैचुरेशन होता चला जा रहा है फ्लक्स का। अगर फर्दर हम लोग करंट का इंजेक्शन बढ़ाते चले जाएं किसी भी कंडक्टर में, तो जो फ्लक्स एस्टेब्लिश होगा वो प्रोपोर्शनेट टू करंट नहीं होगा। फ्लक्स डेफिनेटली सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स का डेवलपमेंट होता जाएगा। ऐसा कभी भी आप शो नहीं करिएगा कि ये कांस्टेंट आपने स्लोप शो कर दिया है। कांस्टेंट स्लोप कभी भी नहीं होता है। अगर हम लोग बीएच कर्व ड्रॉ करें तो ये ऑलवेज जो है इनमें इंक्रीमेंट होता रहता है, स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, इजंट इट। तो ये आयरन मैग्नेटिक मटेरियल जो कि नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है, और आयरन जो हम लोग ट्रांसफार्मर के कोर में यूज करते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीनरी सिलेबस। ट्रांसफार्मर कौन? बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी हम लोगों ने मशीन्स में इंट्रोड्यूस किया हुआ। अगर नॉन लीनियर नहीं होता आपका ट्रांसफार्मर तो नॉर्मल केवीएल केसीएल जैसे हम लोग म्यूचुअल कपलिंग सर्किट में एनालिसिस करते थे नेटवर्क थ्योरी में, वो सारे एनालिसिस हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का कर लेते। अगर आपका जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के कोर में वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता, क्योंकि जितने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, सपोज करिए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इन द सेंस एयर कोड, इजंट इट, पीवीसी कोड, वुड कोर, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इनके लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लीनियर कैरेक्टरिस्टिक का डिस्कशन करें तो इस तरीके से, अगर आप करंट इंजेक्शन कर रहे हैं जो फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा, इन दोनों के बीच में कैरेक्टरिस्टिक जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, परफेक्ट लीनियर कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर आपका मटेरियल जो है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इन द सेंस एयर, वुड, पीवीसी, ये सारे कैसे हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो इतना डिस्कशन आप लोगों ने समझ लिया कि ट्रांसफार्मर को मशीनरी का, अगर हम लोग सिलेबस बुक्स में जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर को भी हम लोगों ने मशीन्स में बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। अब अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एंड मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइसेस की बारे में बात करें, तो सपोज करिए कि आपके पास ये एक मशीन है, लेट्स से मशीन है, और इस मशीन में ये सेम मशीन को आप एज अ जनरेटर भी वर्क करा सकते हैं और एज अ मोटर भी वर्क करा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आप मशीन में किस तरीके का इनपुट दे रहे हैं और किस तरीके से आउटपुट आपको प्रोवाइड होगा मशीन से। सेम मशीन एज अ जनरेटर भी वर्क कर सकती है, एज अ मोटर भी वर्क कर सकती है, उसमें कोई मतलब आइडेंटिकल हो सकते हैं मशीन्स। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग चीजों को रिलेट, क्योंकि एज पर द एप्लीकेशन डिस्कशन करेंगे फर्दर ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। फॉर द टाइम बीइंग सेम मशीन से आप एज अ जनरेटर एक्शन भी ले सकते हैं, एज अ मोटर एक्शन भी ले सकते हैं। सेम मशीन में अगर आप मैकेनिकल इनपुट देंगे तो आपको जो मशीन से आउटपुट मिलेगा वो कैसा आउटपुट रहेगा? मैकेनिकल इनपुट देंगे तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा, और इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे तो वो एज अ मोटर बिहेव करेगा और आपको मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जिससे आप अपना यूजफुल वर्क कर सकते हैं। तो सेम मशीन एज अ जनरेटर भी वर्क कर सकती है और एज अ मोटर भी वर्क कर सकती है। अब मोटर में, जनरेटर में आप क्या इनपुट देते हैं? मशीन्स के बारे में डिस्कशन करें अगर हम लोग, तो जनरेटर में हम लोग इनपुट देते हैं, जनरेटर में कौन सा इनपुट देते हैं? हम लोग देते हैं मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करते हैं जनरेटर में। मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करते हैं इन द सेंस टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, रोटेशन, ट्विस्टिंग मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। अब प्राइम मूवर में कैसे वो रोटेशन आ रहा है वो आपका डिस्कशन नहीं है, क्योंकि आप अपना फोकस जो है प्राइम मूवर में मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। आप लोग अपना फोकस मशीन्स के सिलेबस में मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि फॉर द टाइम बिंग हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस में हैं। इसीलिए हम लोग प्राइम मूवर के उस तरफ किस तरीके से एनर्जी आ रही है वो आपका डिस्कशन नहीं है कि प्राइम मूवर कैसे रोटेट कर रहा है। प्राइम मूवर को रोटेट कराने के लिए हमारे पास कई एनर्जी, हीट एनर्जी हो सकती है, स्टीम एनर्जी हो सकती है, और व्हाट डू वी से, वाटर के सप्लाई के थ्रू हम लोग टर्बाइंस को रोटेट करा के यहाँ पे मैकेनिकल इनपुट जनरेटर्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जनरेटर में मैकेनिकल इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो आउटपुट होगा जनरेटर का वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोवाइड होगा,
इलेक्ट्रिकल आउटपुट प्रोवाइड होगा जनरेटर के केस में। मैकेनिकल इनपुट देंगे, इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको प्रोवाइड होगा। अब मोटर्स में किस तरीके से इनपुट देते हैं? मोटर्स में यही सेम इलेक्ट्रिकल इनपुट हम लोग इंजेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट, क्योंकि सीलिंग फैन आपके घर का कैसे रोटेट करता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट सप्लाई में बना हुआ है सीलिंग फैन के। आपने फैन का स्विच ऑन किया और आपको मैकेनिकल आउटपुट, रोटेशन प्रोवाइड हो रहा है, मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट आप मोटर में प्रोवाइड करेंगे, जिससे मोटर का जो आउटपुट होगा वो मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड होगा, आपको मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड होगा। इतना डिस्कशन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लोग बात करें कि जनरेटर में आपने मैकेनिकल इनपुट दिया इन द सेंस ट्विस्टिंग मूवमेंट दिया, जिसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट दिया, टॉर्क का इंजेक्शन किया जनरेटर में। तो यहां पे अब मैं वेरी फ्रैंकली बता दूं कि किसी भी एनर्जी, यहां पे किसी भी तरीके का जनरेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। जनरेशन इज नॉट पॉसिबल। जितनी चीजें जनरेट होनी थी ऑलरेडी जनरेटेड हैं बाय द नेचर, गॉड गिवन है ये। हम लोग किसी भी तरीके को, किसी भी चीज को जनरेट नहीं कर सकते हैं। वी आर ओनली हियर टू कन्वर्शन फॉर द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन द सेंस किसी भी तरीके की कोई भी, जैसे हम लोग जनरेटर यूज करते हैं, जनरेटर बाय द नेम आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जनरेटर कुछ जनरेट करता है, जनरेट नहीं करता है। कोई भी मशीन हो, जनरेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो ऑलरेडी जनरेटेड हैं बाय द नेचर, इजंट इट। तो जनरेटर में एनर्जी का कन्वर्जन हो सकता है। इसको हम लोग वेरी फ्रैंकली इसका सिनोनिम्स रखना चाहें तो जनरेटर को कन्वर्टर हम लोग रख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्टर्स हम लोग कह सकते हैं, जनरेटर नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है जनरेटर कहते हैं, क्योंकि मैकेनिकल इनपुट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको प्रोवाइड व्हाट डू वी से, इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है। तो इस एनर्जी कन्वर्जन के प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल और मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल विदाउट अपोजिशंस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। what do we say? Energy can not be created nor be neither created nor destroyed, ये आपको पता ही है। लेकिन अगर हम लोग एनर्जी कन्वर्जन का बात कर रहे हैं तो वहां पे अपोजिशंस मस्ट है। जब तक आपके रास्ते में अपोजिशंस नहीं आ रहे हैं, आपका एनर्जी का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कोई भी मशीन हो। तो मैकेनिकल इनपुट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्विस्टिंग मूवमेंट, टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं जनरेटर में, तो इसमें जो अपोजिशन होगा इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क होगा। मैकेनिकल इनपुट टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहां पे रोटेशन आपने प्रोवाइड किया, तो यहां पे जो अपोजिशन होगा इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क होगा। तो इसीलिए मैं टॉर्क में नेगेटिव साइन रख रहा हूं और यहां पे आप स्टार पॉइंट बना के रखिएगा, क्योंकि ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसकी डिटेल्स आपको समझ में आएगी। फॉर द टाइम बिंग आपको इतना समझना है कि जनरेटर में टॉर्क का अपोजिशन होता है, इजंट इट। और मोटर का जब डिस्कशन कर रहे हैं, मोटर में किस तरीके का इनपुट दे रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इनपुट। जनरेटर में मैकेनिकल इनपुट दिए तो मैकेनिकल अपोजिशन हुआ, जिसको हम लोगों ने टॉर्क कहा, टॉर्क का अपोजिशन हुआ। मोटर की बात कर रहे हैं तो मोटर्स में व्हाट डू से इलेक्ट्रिकल इनपुट दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल इनपुट देने की वजह से यहां पे जो अपोजिशन होगा मोटर्स में, ये वोल्टेज का अपोजिशन होगा, इजंट इट। ये बातें वेरी फ्रैंकली आपको समझ में आनी चाहिए कि जनरेटर में टॉर्क का अपोजिशन होता है, मोटर्स में वोल्टेज का अपोजिशन होता है। फॉर द टाइम बीइंग आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट यहां पे नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो जनरेटर और मोटर का डिस्कशन आप लोगों को समझ में आ गया, इजंट इट। अब हम लोग थोड़ा डिटेल इसका समझना चाहते हैं कि किस तरीके से जनरेटर में अपोजिशन हो रहे हैं, किस तरीके से मोटर्स में अपोजिशन हो रहे हैं। इन चीजों को डिटेल्स में थोड़ा समझना चाहेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्लाइड। वी से फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जनरेटर का डिस्कशन करते हैं। तो जनरेटर आप अगर देखेंगे तो आपको इस तरीके से जनरेटर देखने के लिए मिलेगा, इजंट इट। और ये जो है हम लोग यूज करते हैं जनरेटर में, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन हम लोग यूज करते हैं। अगर समझना चाहें हम लोग तो दिस इज द बेस ऑफ द जनरेटर, क्योंकि जनरेटर को आप लोग व्हाट डू से अर्थ में ही फिट करेंगे, तो जिसके लिए बेस जरूरी है, इजंट इट। और ये जो है फ्रेम ऑफ द जनरेटर है, और ये जो सिंबल हम लोगों ने यूज किया है, इसको हम लोग बोलते हैं बुल आई का सिंबल है ये। क्यों यूज करते हैं ये सिंबल हम लोग? इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द स्टेटर। और क्या सिग्निफिकेंस क्या है बुल आई का? इन ऑर्डर टू लिफ्ट द मशीन, किसी भी मशीन्स को लिफ्ट करने के लिए हम लोग इस तरीके से, आप अगर प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज में जाके देखेंगे तो आपको मशीन्स के ऊपर, स्टेटर के ऊपर ये जो है अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा। क्रेन वगैरह से लिफ्ट करने के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं, और प्रैक्टिकली ये मशीन्स में अवेलेबल होता है,
इजंट इट? तो ये जो है बुल आई का सिंबल है, इसके थ्रू मैं स्टेटर को रिप्रेजेंट करना चाहूंगा, और मैंने ब्लैक कलर से जितना भी ड्रॉ किया है ये समझिएगा कि वो स्टेटर वाला पार्ट है, और जितना भी चीजें मैं रेड पेन से ड्रॉ करूंगा उसको ये समझिएगा कि वो रोटर वाला पार्ट है। किसी भी रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर जो कि स्टैटिक पार्ट होता है, और रोटर जो होता है सेकंड पार्ट होता है जो कि रोटेटिंग मूवमेंट वाला पार्ट होता है, इजंट इट? तो ये स्टेटर वाला पार्ट है जिसको मैंने बुल आई और ब्लैक कलर के पेन से रिप्रेजेंट किया। अब जनरेटर के बाद अगर हम लोग इसका, और इसको हम लोग लेट्स से कि जनरेटर कह रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है, नोट डाउन करिएगा कि सेम मशीन कैन बी यूज्ड एज अ जनरेटर और एज अ मोटर, इट विल ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द what kind of input you are giving and what kind of output you are desiring, isn't it? ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप कि सेम मशीन एज अ जनरेटर भी वर्क कर सकती है, एज अ मोटर भी वर्क कर सकती है। जनरेटर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जनरेटर है, जनरेटर में आप लोग मैकेनिकल एनर्जी प्राइम मूवर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो शाफ्ट होता है जनरेटर का, शाफ्ट जो होता है वो प्राइम मूवर के थ्रू कनेक्टेड रहता है। प्राइम मूवर के शाफ्ट के थ्रू मैकेनिकली कनेक्टेड रहता है, मैकेनिकली कनेक्टेड रहता है, इजंट इट? और मैं ये मैकेनिकल कपलिंग फॉर द टाइम बिंग अभी नहीं दिखाना चाह रहा हूं। तो ये जनरेटर का प्राइम मूवर का जो शाफ्ट है जनरेटर के शाफ्ट से डायरेक्टली मैकेनिकली कपल्ड रहता है। और जनरेटर में आउटपुट आपको किस तरीके से डिजायर्ड है? इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिजायर्ड है। इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स यहाँ पे निकले हुए थे जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिकल आउटपुट का डिजायरमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको डिजायर्ड है आउटसाइड ऑफ द जनरेटर से। अब जनरेटर में प्राइम मूवर के थ्रू आपने मैकेनिकल एनर्जी का इंजेक्शन दिया, तो प्राइम मूवर का जो शाफ्ट है ये इसमें कहीं और से एनर्जी आ रही है, इजंट इट? ये आपका वाटर के थ्रू आपने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन किया, वाटर के मूवमेंट के कारण या फिर वो स्टीम के कारण आपने रोटेशन पॉसिबल किया मूवर का, प्राइम मूवर का। तो इसमें सपोज करिए आपका प्राइम मूवर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है जिसको हम लोग बोलेंगे टॉर्क ऑफ द प्राइम मूवर। टॉर्क ऑफ द प्राइम मूवर, ये प्राइम मूवर का जो टॉर्क है वो जनरेटर के शाफ्ट को, और वो जो शाफ्ट ऑफ द प्राइम मूवर है कुछ इस तरीके से ट्विस्टिंग मूवमेंट के साथ रोटेशन में है, इजंट इट? और ये जो शाफ्ट है इसके टॉर्क का डेवलपमेंट जो है, प्राइम मूवर का टॉर्क का डेवलपमेंट जो है वो जनरेटर का, ये जो जनरेटर और प्राइम मूवर का जो शाफ्ट है इसको रोटेशन सेम डायरेक्शन में रोटेट भी करना चाहेगा। तो ये जो है ओमेगा से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, ये एंगुलर स्पीड है, नॉर्मल स्पीड नहीं है, ये एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड इन द सेंस दिस काइंड ऑफ ट्विस्टिंग मूवमेंट, इजंट इट? तो ये एंगुलर स्पीड है जिसको हम लोगों ने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया। प्राइम मूवर जनरेटर को कुछ इस तरीके से, जनरेटर के शाफ्ट को सपोज करिए इस तरीके से रोटेट करना चाह रहा है, तो प्राइम मूवर का जो शाफ्ट है जनरेटर के शाफ्ट से डायरेक्टली मैकेनिकली कपल्ड है, तो जनरेटर का भी शाफ्ट इसी डायरेक्शन में रोटेट करना, व्हाट डू वी से, रोटेट करेगा बाय डिफॉल्ट। व्हाट डू वी से, फोर्सफुली जनरेटर के शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। तो प्राइम मूवर अगर टॉर्क जनरेटर में इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है, तो जो जनरेटर का शाफ्ट है फोर्सफुली जनरेटर के शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा। अब ये जो जनरेटर का हम लोगों ने जो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किया कि जनरेटर में आपने मैकेनिकल इनपुट दिया है, तो जो अपोजिशन होगा, विदाउट अपोजिशन एनर्जी का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो जनरेटर में अपोजिशंस होंगे, अपोजिशंस इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क के अपोजिशंस के थ्रू होंगे। तो जो जनरेटर का इंटरनल टॉर्क होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑफ द जनरेटर जो होगा वो इसके अपोजिट होगा। ये इजिली इसके शाफ्ट को रोटेट नहीं होने देगा, इजिली इसके शाफ्ट को रोटेट नहीं होने देगा। इसलिए जो जनरेटर का टॉर्क होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्पीड और रोटेशन, रोटेशन की स्पीड के अपोजिट होगा। जनरेटर का जो इंटरनल टॉर्क होगा वो जनरेटर के शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, जबकि जो प्राइम मूवर का टॉर्क है, प्राइम मूवर का जो शाफ्ट है जनरेटर के शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेशन करना चाह रहा है। तो ये सपोज करिए जनरेटर का शाफ्ट है, ये प्राइम मूवर का शाफ्ट है, दोनों मैकेनिकली कपल्ड है। अब प्राइम मूवर में जो मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है जनरेटर के शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रही है, और फोर्सफुली इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करना है, तभी एनर्जी का कन्वर्जन पॉसिबल है। अब जो जनरेटर का शाफ्ट है वो सपोज करिए कि प्राइम मूवर का शाफ्ट, अभी जनरेटर में आपने इलेक्ट्रिकल लोड नहीं कनेक्ट किए हुए हैं, यहां पे किसी भी तरीके का लोड कनेक्ट नहीं किया हुआ है। प्राइम मूवर का जो शाफ्ट है हैप्पीली जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट कर पा रहा है, क्योंकि इस तरीके से इनपुट मिल रही है, ट्विस्टिंग मूवमेंट मिल रहा है, जिससे जनरेटर का शाफ्ट मैकेनिकली कपल्ड है, तो फोर्सफुली रोटेशन में है, इजीली रोटेट कर पा रहा है। अब सपोज करिए कि जनरेटर का आउटपुट ने
आप अपने घर के अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए, रेफ्रिजरेटर कनेक्ट कर दिया और फ्रिज वगैरह और व्हाट डू वी से एसीज वगैरह एयर कंडीशनर्स कनेक्ट कर दिए, जिससे जनरेटर को आउटपुट में डिलीवरी चाहिए, डिलीवरी करना है अपने लोड्स को, तो एनर्जी का केवल कन्वर्जन पॉसिबल है, वो कुछ जनरेट तो कर नहीं रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का व्हाट डू वी से सप्लाई कर पाएगा। तो जब आपने लोड कनेक्ट किया, पहले तो ये हैप्पीली रोटेट कर रहा था, जैसे ही आपने लोड कनेक्ट किया तो ये जो जनरेटर का इंटरनल टॉर्क होगा वो इस प्राइम मूवर के टॉर्क को इजीली रोटेट होने नहीं देगा। ये जनरेटर का जो शाफ्ट है वो प्राइम मूवर के शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, जबकि प्राइम मूवर का जो टॉर्क है वो जनरेटर के शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेंगे। तो यहां पे क्या होंगे, ट्विस्टिंग मूवमेंट होंगे। सेम शाफ्ट एक इस डायरेक्शन में फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है, ट्विस्टिंग फोर्स का, एक इस डायरेक्शन में ट्विस्टिंग फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है, इजंट इट। और ये जो जनरेटर का शाफ्ट इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, प्राइम मूवर का शाफ्ट इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, तो प्राइम मूवर में जो एनर्जी आप मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं वो कुछ इस अमाउंट में होना चाहिए कि ये इसको डोमिनेट कर जाए, इसके अपोजिशंस को ये डोमिनेट कर जाए। जब ये डोमिनेट कर जाएगा तो फोर्सफुली आपके जनरेटर के शाफ्ट को इस डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा, जिससे जो है मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर एब्सॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। इतनी बात समझ में आई। तो प्राइम मूवर का जो शाफ्ट है जनरेटर के शाफ्ट को इस डायरेक्शन में, टॉर्क का जो डेवलपमेंट है इस डायरेक्शन में हो रहा है, और स्पीड जो है जनरेटर के शाफ्ट की कुछ इसी डायरेक्शन में इसको फोर्सफुली रोटेट करना पड़ेगा, जबकि जनरेटर का जो इंटरनल टॉर्क होगा वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द व्हाट डू वी से स्पीड होगा, स्पीड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहेगा। लेकिन ये जो प्राइम मूवर का टॉर्क है इसको डोमिनेट करना चाहेगा, व्हाट डू वी से करना पड़ेगा, तभी जो है एनर्जी का कन्वर्जन पॉसिबल है। अगर ये प्राइम मूवर जनरेटर के शाफ्ट को रोटेट कराने के कैपेबल ही नहीं रहेगा तो आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी सफिशिएंट नहीं है इन ऑर्डर फॉर द कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इजंट इट। तो ये जनरेटर का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। तो यहां पे जनरेटर में डिस्कशन करें हम लोग, तो जनरेटर में एक बात नोट करने वाली ये है कि द टॉर्क ऑफ द जनरेटर, द टॉर्क ऑफ द जनरेटर is the torque of the generator is opposite to the direction of rotation डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अपोजिट होगा आपका जो टॉर्क, इंटरनल टॉर्क की बात करें, जनरेटर के टॉर्क की बात कर रहे हैं तो ये वाला ये प्राइम मूवर का टॉर्क है, ये जनरेटर का इंटरनल टॉर्क है, इजंट इट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, इसको हम लोग और एक नेमिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो इन दोनों में जनरेटर के टॉर्क और प्राइम मूवर के टॉर्क में अपोजिशन होगा, तभी जो है एनर्जी का कन्वर्जन पॉसिबल है। विदाउट अपोजिशन एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड, इजंट इट। तो ये जो है आपको जनरेटर के केस में समझ में आया। अब फर्दर हम लोग डिस्कशन करें तो लेट से हमारे पास एक डीसी बैटरी के बारे में डिस्कशन करते हैं, डीसी बैटरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो बैटरी में अगर आप कोई भी कनेक्टेड सर्क्यूटरी, लेट से हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल सर्क्यूटरी यहां पे कनेक्ट किया, इस तरीके से लोड हम लोगों ने कनेक्ट किया, रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। अब इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने की वजह से इस बैटरी से करंट निकल के आएगा, ये करंट निकल के आएगा और ये आपको मालूम है बाय द पैसिव साइन कन्वेंशन, ये मालूम है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। और यहां से जो करंट का डायरेक्शन है, क्योंकि बैटरी किसी पैसिव रिएक्टिव एलिमेंट से, पैसिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो इसका जो करंट का डायरेक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो करंट का डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा है। अब ये जो करंट जो है इन द राइज ऑफ द बैटरी के टर्मिनल्स के साथ मैचिंग में है, जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है एक्सिट कर रहा है, जबकि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में इंटरिंग कर रहा है। तो आपने जब भी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करंट एग्जिट करता है तो इसको हम लोग बोलेंगे जनरेटर एक्शन। ये क्या है? जनरेटर एक्शन है, जनरेटर एक्शन बैटरी में, क्योंकि एनर्जी है आपके बैटरी में और वो सप्लाई कर पा रहा है आपके लोड को, इजंट इट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई कर पा रहा है, जिसको हम लोग जनरेटर एक्शन बोलेंगे, इजंट इट। और अगर हम लोग बात करें मोटर्स के बारे में, लेट से डिस्कशन करें कि आपके पास एक बैटरी है और
ये किसी भी दूसरे सर्क्यूटरी से कनेक्टेड है और वहां से जो है करंट इस सर्क्यूटरी में कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, ये करंट का डायरेक्शन है। अब आपका ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। तो कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में करंट जब इंटर करता है, यहां से पॉजिटिव से लीव कर रहा था करंट, तो इसको हम लोग बोले जनरेटर एक्शन। जबकि यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में करंट इंटर कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे मोटरिंग एक्शन। मोटरिंग एक्शन, क्योंकि मोटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल इनपुट को एब्जॉर्ब करते हैं, इलेक्ट्रिकल इनपुट को एब्जॉर्ब करता है। आपका सीलिंग फैन जो है इलेक्ट्रिकल इनपुट को एब्जॉर्ब करेगा और वो मैकेनिकल आउटपुट प्रोवाइड करेगा, सीलिंग फैन आपका। तो मोटर्स, वो भी एक मोटर्स है, तो मोटर्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल इनपुट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या है, एब्जॉर्बिंग पावर, पावर का एब्जॉर्बमेंट कर रहा है, जिसको हम लोग मोटर एक्शन बोलेंगे, मोटर एक्शन, मोटर एक्शन, isn't it? और ये जनरेटर एक्शन क्यों बोल रहे हैं, ये राइज इन टर्मिनल के डायरेक्शन में करंट है, राइज इन टर्मिनल वोल्टेज के डायरेक्शन में करंट है, जिसको हम लोग जनरेटर एक्शन बोल रहे हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से करंट जो है लीव कर रहा है, तो वो जनरेटर एक्शन होगा। पॉजिटिव टर्मिनल पे एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिलीवर कर रहा है। तो जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करता है, इसीलिए हम लोग इसको जनरेटर एक्शन बोल रहे हैं। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अब्सॉर्ब करता है, इसीलिए हम लोग इसको मोटर एक्शन बोल रहे हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट, isn't it? तो यहां से हम लोगों को यह देखने के लिए समझ में आया कि जनरेटर के केस में, जनरेटर एक्शन में जो डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज होगा, डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल सेम डायरेक्शन में, इस तरीके से वोल्टेज का भी राइज हो रहा है इस डायरेक्शन में और करंट भी राइज कर रहा है और व्हाट डू वी से सप्लाई में जा रहा है, इजंट इट, लोड्स में जा रहा है। और अगर मोटर एक्शन में हम लोग बात करें, मोटर एक्शन में बात करें तो डायरेक्शन ऑफ जो वोल्टेज है, डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज इज अगेंस्ट to the direction of current, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट में है, अगेंस्ट में है, क्योंकि ये पॉजिटिव, यहां पे देखिए वोल्टेज का राइज इस तरीके से हो रहा है लेकिन करंट इस तरीके से जा रहा है, तो ये जो है अपोजिट है, अगेंस्ट में है वो दोनों का डायरेक्शन। तो मोटर के केस में, मोटर्स में आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन किया है कि मोटर्स के केस में जो अपोजिशन होगा इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज होगा, क्योंकि आपने जो मोटर्स में इंजेक्शन किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की है, इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया है, तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही अपोजिशन होगा। जब आपने मैकेनिकल इनपुट जनरेटर में दिया तो मैकेनिकल फॉर्म में अपोजिशन हो रहा था, वहां पे टॉर्क का अपोजिशन हम लोगों ने देखा। अब यहां पे हम लोगों ने वोल्टेज के फॉर्म में अपोजिशंस देख रहे हैं, मोटर्स के फॉर्म में। मोटर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि दोनों अगेंस्ट ऑफ द डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन जो होगा अगेंस्ट में होगा, कि वोल्टेज जिस डायरेक्शन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा, isn't it? तो ये बातें समझ में आनी चाहिए, बेसिक्स फंडामेंटल आइडिया, और इन सारी चीजों को अगर आप समझ जाते हैं तो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन से बहुत सारे बच्चों को डर होता है सिंक्रोनस मशीन एनालाइज करने से, लेकिन ये सारे जितने भी फियर्स हैं आपके दूर हो जाएंगे अगर ये बेसिक फंडामेंटल आइडिया आपको समझ में आ जा रहा है। तो जनरेटर एक्शन हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम, व्हाट डू वी से, वोल्टेज का जो टर्मिनल, व्हाट डू वी से, टर्मिनल्स हैं वो सेम डायरेक्शन ऑफ द करंट होंगे, वोल्टेज और करंट का डायरेक्शन सेम होगा, यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में होंगे, अगेंस्ट में होंगे। तो ये आपने साइड में नोट पॉइंट में बना के नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग मोटर्स का डिस्कशन करते हैं कि मोटर्स में किस तरीके का डिस्कशन पॉसिबल है। मोटर्स के बारे में डिस्कशन करें अगर हम लोग, तो लेट्स से दिस इज द फ्रेम, और इसमें भी स्वाभाविक सी बात है कि बुल आई हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और जितना भी बुल आई से ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये जितना भी स्टेटर वाला पार्ट है वो सारा जो है हम लोग ब्लैक पेन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज द बेस ऑफ द मशीन। तो ये बुल आई का रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये पूरा स्टेटर का रिप्रेजेंटेशन। लेट्स से दिस इज द मोटर। मोटर में आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इनपुट सप्लाई करना है, इलेक्ट्रिकल इनपुट सप्लाई करना है, इलेक्ट्रिकल इनपुट आप प्रोवाइड कर रहे हैं मोटर के टर्मिनल्स में। अब मोटर का जो शाफ्ट है, मोटर का जो शाफ्ट है, मोटर के शाफ्ट की एनालिसिस करें अगर हम लोग, तो मोटर का शाफ्ट जो है
वो अगर लेबोरेटरी में आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लैब्स में अपने बीटेक वगैरह में एनालाइज किया होगा, इस चीज को एक्सपेरिमेंट किया होगा कि मोटर का जो शाफ्ट होता था उसको हम लोग प्राइम मूवर के साथ कनेक्ट किए होते थे। लेट्स से दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता था हमारे लैब्स में, और बेल्ट काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता था यहाँ पे, और यहाँ पे स्प्रिंग्स लगे हुए होते थे, स्क्रूज और स्प्रिंग्स से फिटेड रहता था। सारे बीटेक के एक्सपेरिमेंट में आप लोगों ने ये सारी चीजें परफॉर्म की हुई हैं। यहाँ पे शाफ्ट की ऑफ अरेंजमेंट रहता था, जो कि ये हम लोग लेबोरेटरी में मैकेनिकल लोड डिजाइन करते थे। मैकेनिकल लोड्स, मैकेनिकल लोड इन लैब्स। तो यहाँ पे क्या होता था कि मोटर का जो शाफ्ट है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो इसमें लोडिंग हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट में कैसे परफॉर्म करते थे कि ये बेल्ट ड्रम काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता था, बेल्ट ड्रम काइंड ऑफ अरेंजमेंट रहता था। और वो जो है बेल्ट ड्रम जो होता था वो मोटर के शाफ्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता था, मैकेनिकली कपल्ड रहता था। और इसमें जो लोडिंग हम लोगों को जैसे इंक्रीज करना है, मैकेनिकल लोडिंग इंक्रीज करना है, तो जो स्प्रिंग रहते थे उसको अगर आप टाइट करते जाएंगे तो स्प्रिंग्स टाइट होते, स्क्रू के हेल्प से स्प्रिंग्स टाइट होते जाते थे, तो वो बेल्ट टाइट होते जाता था और वहां पे मैकेनिकल लोडिंग बढ़ती चली जाती थी, मैकेनिकल लोडिंग बढ़ती चली जाती। ये सारी चीजें आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट में किया हुआ है, isn't it? तो मोटर्स का अगर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं तो मोटर का जो इलेक्ट्रिकल इनपुट आप लोगों ने प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिकल इनपुट प्रोवाइड किया, तो यहाँ पे अपोजिशन किस फॉर्म में होगा? वोल्टेज के फॉर्म में होगा, वोल्टेज के फॉर्म में होगा। जिस तरीके से आपने इनपुट प्रोवाइड किया हुआ है उसी का अपोजिशन होगा। जनरेटर में हम लोगों ने टॉर्क प्रोवाइड किया हुआ था, मैकेनिकल इनपुट दिया हुआ था, तो अपोजिशन भी किसका हुआ? टॉर्क का हुआ, isn't it? तो जनरेटर के केस, मोटर्स के केस में भी इलेक्ट्रिकल इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी जो कि वोल्टेज होता है इसका अपोजिशन होगा। अब इस अपोजिशन होने की वजह से लेट्स से आपका मोटर जो है इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, लेट्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, और हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं टॉर्क ऑफ द मोटर से। मोटर का टॉर्क है, मोटर का टॉर्क है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या फिर मोटर का टॉर्क है। मोटर अपने शाफ्ट को इलेक्ट्रिकल इनपुट लेके इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहा है, लेकिन जो और इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सफिशिएंट है, यहाँ पे अपोजिशंस प्रॉपर्ली हो पा रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इस अपोजिशंस को डोमिनेट कर जाएगी। जब वो डोमिनेट करेगी तभी तो एनर्जी कन्वर्जन का प्रोसेस पॉसिबल है। अगर ये डोमिनेट नहीं कर पा रही है इस अपोजिशंस को, तो एनर्जी वहां पे कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा, isn't it? तो इलेक्ट्रिकल इनपुट जो दे रहे हैं वो डोमिनेट करना चाहिए आपके अपोजिशंस को, तब जो है मोटर का शाफ्ट इस डायरेक्शन में रोटेशन पॉसिबल हो पाएगा। अब जो अगर अपोजिशन सफिशिएंट हो पा रहा है, इनपुट डोमिनेट कर रहा है आपका, तो ये जो शाफ्ट जो होगा मोटर का इस डायरेक्शन में इसका रोटेशन पॉसिबल हो पाएगा कि सेम डायरेक्शन में प्राइम मूवर और वो ब्रेक ड्रम काइंड ऑफ अरेंजमेंट को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा और कर लेगा सफिशिएंटली। लेकिन अगर हम लोग बात करें ये जो प्राइम मूवर से मैकेनिकल लोड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क अप्लाई कर रहा है, इजीली तो रोटेट होने नहीं देगा। और जैसे जैसे आप जो स्प्रिंग काइंड ऑफ अरेंजमेंट टाइट करते जाएंगे, स्प्रिंग काइंड ऑफ अरेंजमेंट टाइट करते चले जाएंगे स्क्रू के हेल्प से, तो यहाँ पे मैकेनिकल लोडिंग बढ़ती चली जाएगी। और ये मैकेनिकल लोडिंग इन द सेंस कि ये अपोजिशन टॉर्क अप्लाई कर रहा है, यहाँ पे टॉर्क ऑफ द लोड, लोड टॉर्क जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ऑफ द मोटर के। तो ये दोनों का डायरेक्शन आपको समझ में आना चाहिए कि लोड आपका इस डायरेक्शन में शाफ्ट को रोटेट करना चाह रहा है मोटर के, लेकिन मोटर का जो शाफ्ट है वो इस डायरेक्शन में मोटर इंटरनली टॉर्क का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का डेवलपमेंट कर रहा है, और इनपुट आपका इतना डोमिनेट कर रहा है अपोजिशंस को कि ये इस डायरेक्शन में सफिशिएंटली रोटेट कर पा रहा है। तो ये जो होगा इसको डोमिनेट करना पड़ेगा इस अपोजिशंस को, तभी जो है एनर्जी का कन्वर्जन हो पाएगा, isn't it? लोड टॉर्क को अपोज करना पड़ेगा, isn't it? तो ये जो टॉर्क का डेवलपमेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। अब इसके इसमें एक पॉइंट बना के नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन ये करना है आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और मोटर टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और मोटर टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को ही हम लोग मोटर टॉर्क बोल रहे हैं यहाँ पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और मोटर टॉर्क विल बी
व्हाट डू से और मोटर टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और मोटर टॉर्क एंड द डायरेक्शन of rotation will be same. Direction of rotation of the what do we say shaft will be same. दोनों सेम डायरेक्शन में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो वही डायरेक्शन होगा आपके स्पीड का भी डायरेक्शन वही होगा. जबकि हम लोग जनरेटर का डिस्कशन करें यहाँ पे जनरेटर का हम लोगों ने डिस्कशन किया. तो जनरेटर के डिस्कशन में हम लोगों ने देखा कि प्राइम मूवर जो टॉर्क था व्हाट डू से इन दोनों की टॉर्क की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और जनरेटर टॉर्क जो था वो स्पीड के अपोजिट में था, क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल अपोजिशंस हो रहे हैं. लेकिन मोटर के केस में टॉर्क का अपोजिशन व्हाट डू से टॉर्क के फॉर्म में नहीं हो रहा है व्हाट डू से. और यहाँ पे हम लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है मोटर्स में कि स्पीड जो है और टॉर्क जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है. जबकि वहां पे स्पीड जो था रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और टॉर्क का जो डेवलपमेंट हो रहा था दोनों अगेंस्ट ऑफ द डायरेक्शन थे. ये सारी चीजें आपको समझ में आई और ये चीजें समझ में आई, इसको हम लोग डिफरेंट व्हाट डू से एनालिसिस से लेटर पॉइंट ऑफ टाइम लिंक अप करने की कोशिश करेंगे. तो फॉर द टाइम बिंग आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए. ये डिस्कशन होगा हमारा. अब ये नोट डाउन करिएगा. Let's write down the heading types of torque development. किस तरीके से हम लोगों को टॉर्क का डेवलपमेंट पॉसिबल है. तो बहुत सारी चीजों में या फिर बहुत सारे बुक्स में हम लोगों को यह देखने के लिए मिलता है कि टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करते हैं. जबकि टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं. जबकि इंड्यूस्ड वोल्टेज का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं. तो टॉर्क का डायरेक्शन अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा. टॉर्क या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन, isn't it? डायरेक्शन ऑफ मोशन. और अगर हम लोग बात करें, अगर इंड्यूस्ड वोल्टेज का हम लोगों को इंड्यूस्ड वोल्टेज का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज करते हैं. लेकिन इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, आप लोगों को एनालिसिस बढ़ जाता है. इसीलिए हम लोग जब भी यूज करेंगे वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे. हमारे सिलेबस में केवल एक ही रूल यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करेंगे. लेफ्ट हैंड रूल हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसको जो लेफ्ट हैंड रूल होता है मैंने किसी दूसरे प्रोसेस से एलिमिनेट कर दिया है लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बच्चों की बढ़ जाती थी कि हम लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करें या फिर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें. तो हमारे पास इंड्यूस्ड वोल्टेज का डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल होगा, जो कि व्हाट डू वी से थंब क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन ऑफ मोशन को किसका डायरेक्शन ऑफ मोशन? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड ये इंडिकेट कर रहा है. फोर फिंगर क्या इंडिकेट कर रहा है? फोर फिंगर इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड को इंडिकेट कर रहा है. और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मिडिल फिंगर ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज. नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एनालाइज करेंगे सारी चीजों को. अब टॉर्क का डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है अगर हम लोग डिस्कशन करें. अगर टॉर्क का डायरेक्शन हम लोगों को पता करना है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैंने कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को. तो कैसे हम लोग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं? लेट्स से कि एक कंडक्टर है हमारे पास, ये एक कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है, और इसमें जो करंट का इंजेक्शन हो रहा है,
करंट का जो इंजेक्शन हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में करंट एग्जिट कर रही है, बोर्ड से एग्जिट कर रही है करंट, जिसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और बोर्ड के अंदर जाती करंट तो उसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने एरो इस तरीके से एनालाइज किया होगा कि ये जो एरो वाला पार्ट होता है, बैक साइड ऑफ द एरो, ये क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है और ये डॉट को रिप्रेजेंट करता है। अब एरो अगर आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है तो वो डॉट है, और एरो जब आपके से दूर जाता हुआ दिख रहा है, दूर जाता हुआ दिख रहा है एरो, तो ये क्रॉस का रिप्रेजेंटेशन है, इजंट इट? तो इस कंडक्टर की अगर हम लोग बात करें तो कंडक्टर में ये करंट डॉट है, मतलब कि ये जो करंट है आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, बोर्ड के बाहर आती हुई दिख रही है, और अगर क्रॉस रहता तो ये बोर्ड के अंदर जाती हुई दिखती है, इजंट इट? तो दोनों कंडक्टर हैं, सेपरेटेड हैं सम डिस्टेंस से, और इसमें करंट का इंजेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ है। और ये अगर करंट का इंजेक्शन कुछ इस तरीके से हुआ है, करंट इस तरीके से इंजेक्ट हो रही है, करंट क्या होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में, करंट कौन सा डायरेक्शन का होता है? फील्ड का डायरेक्शन। और अगर हम लोग बात करें कि ये करंट का डायरेक्शन है, लेट्स से ये करंट का डायरेक्शन है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी कुछ इस डायरेक्शन में होंगी, इस डायरेक्शन में होंगी, क्योंकि एम्पियर्स लॉ के हिसाब से थंब रूल जो था एम्पियर्स का, वो हम लोगों को ये प्रोपोर्शनेट करता था कि अगर किसी भी कंडक्टर में करंट इस डायरेक्शन में है, करंट डॉट है, मतलब आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, तो वहां पे जो फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, फ्लक्स इस डायरेक्शन में होगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोगों ने इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे कोई दूसरा नियर बाई कंडक्टर प्लेस किया हुआ है जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट का इंजेक्शन हो रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे भी जो फ्लक्स का डेवलपमेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम लोग इस तरीके का अरेंजमेंट देखते हैं, फ्लक्स इस डायरेक्शन में, इस दोनों का सेम डायरेक्शन है, तो और इसको एक्सटेंड करना चाहें हम लोग तो इस तरीके से हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं कि जो ओवरऑल फ्लक्स का डायरेक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, आपकी फ्लक्स इस डायरेक्शन में हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग एनालाइज करते हैं चीजों को, यहाँ पे इस पोर्शन में अगर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे ये वाले कंडक्टर का फ्लक्स जो है वो अप साइड में जा रहा है, अप साइड में जा रहा है, लेकिन जो ब्लू वाला कंडक्टर है वो डाउन साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे फ्लक्स का अपोजिशन हो रहा है, एक फ्लक्स उस अपर डायरेक्शन में, एक फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे फ्लक्स का क्या हो रहा है? अपोजिशन हो रहा है। जबकि तो यहाँ पे अगर अपोजिशन हो रहे हैं तो ये जो ओवरऑल फ्लक्स का पाथ होगा वो यहाँ पे कटवर्ड हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे एक्सटेंड कर जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो आपका जो फ्लक्स लाइंस है, ओवरऑल फ्लक्स लाइंस का ये डायरेक्शन हो जाएगा। और इस तरीके के अरेंजमेंट से आपकी जो फ्लक्स लाइंस थी वो स्ट्रेच्ड हो गई, और फ्लक्स लाइंस हमेशा स्ट्रेच्ड रबर बैंड की तरह काम करती हैं। रबर बैंड को अगर आप स्ट्रेच करते हैं तो एक टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो वो टॉर्क एक दूसरे को पास लाना चाहेगा। रबर बैंड्स का ये खासियत होता है, इजंट इट? अगर हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं तो ये अपने आप को पास लाने की कोशिश करेगा, अब फर्दर अगर हम लोग इसका डिस्कशन करना चाहें तो इन दोनों के बीच में लेट्स से इस तरीके से अगर हम लोग डिस्कशन करना चाहें तो ये इन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन अगर हम लोग पता करना चाहें तो ये जो फ्लक्स लाइंस हैं, इन फ्लक्स लाइन स्ट्रेच्ड होने के कारण ये जो है इस तरीके से फोर्स का एक्सपीरियंस करेंगी, जिसको हम लोग टॉर्क भी बोल सकते हैं। ये इस डायरेक्शन में टॉर्क का डेवलपमेंट होगा। ये वाली फ्लक्स लाइंस इस तरफ आने की कोशिश करेंगी, ये स्ट्रेच्ड रबर बैंड में इस तरीके से फोर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा, इजंट इट? तो यहाँ पे फोर्स इन द सेंस लीनियर मोशन में फोर्स और ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, उसी को हम लोग टॉर्क बोल देते हैं, टॉर्क। तो टॉर्क का डायरेक्शन हम लोगों को इस तरीके से हम फाइंड आउट करना है, इजंट इट? टॉर्क का डायरेक्शन हम लोगों को इस तरीके से फाइंड आउट करना है। अब अगर हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहें टॉर्क का, सपोज करिएगा कि ये एक व्हाट डू वी से नॉर्मल सिलिकॉन बार है या फिर कोई भी आयरन बार है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इस तरीके से वाइंडिंग्स प्रोवाइड की, एक वायर लिया, कॉपर कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर हो सकता है, इस तरीके से वाइंडिंग्स हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी। अब ये वाइंडिंग्स इस तरीके से हम लोगों ने प्रोवाइड की है और यहाँ से करंट का इंजेक्शन किया हम लोगों ने, तो ये करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से जाके फिर इस तरीके से होती हुई ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन, इजंट इट?
यहां से एग्जिट कर जाएगी, करंट यहां से इंजेक्ट हो रही है, यहां से एग्जिट कर जाएगी। तो ऐसा होने की वजह से करंट कैसे है आपका, ये जो सिलिकॉन बार है, लेट्स से ये सिलिकॉन बार है और आयरन बार है, आयरन बार है, इस आयरन बार में जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर करंट, एम्पियर्स लॉ ये कहता है, थंब रूल ये कहता है एम्पियर्स का, कि ये अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो जाएगा, और ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, दोनों वाइस वर्सा एप्लीकेबल है। ये अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स है तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, और ये अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स होगा, इजंट इट? तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे हम लोगों को पता चला, करंट आपके बार में इस तरीके से फ्लो कर रही है, करंट का जब डायरेक्शन ये है तो फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा ये इस तरीके से होगा, तो यहां पे फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा फ्लक्स, इजंट इट? ये फ्लक्स का डायरेक्शन है। और ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ब्लैक मतलब ये बुल आई रिप्रेजेंट किया इन द सेंस जितना भी ब्लैक से मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो स्टेटर वाला पार्ट है, स्टेटर वाला पार्ट है। अब अगर मैं बात करूं कि इस आयरन बार में बात करूं तो यहां पे जो वाइंडिंग्स हम लोगों ने प्रोवाइड की हुई है, वाइंडिंग्स में करंट जो फ्लो कर रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो फ्लक्स लाइंस कैसे आएंगी, इस डायरेक्शन में होंगी, इस डायरेक्शन में होंगी। अगर आपके बार में करंट इस डायरेक्शन में है तो फ्लक्स जो होगा वो डाउनवर्ड जाएगा, अगर इस डायरेक्शन में होता, इस डायरेक्शन में होता तो वो अपवर्ड जाता, इजंट इट? ये ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो फ्लक्स कैसे फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। अब आपने बार मैग्नेट का जब एनालिसिस किया है तो एन और एस पर होते हैं किसी भी बार मैग्नेट में, और एन से फ्लक्स लाइंस एग्जिट करती हैं, एस पे इंटर करती हैं, और इनसाइड दी मैग्नेट, आउटसाइड दी मैग्नेट क्या होता है, एन से एग्जिट करेगा, एस पे इंटर करेगा, लेकिन इनसाइड दी मैग्नेट एस टू एन फ्लो होगा फ्लक्स लाइंस का। अब आउटसाइड दी वर्ड अगर हम लोग बात करें, मैग्नेट के बाहर अगर हम लोग बात करें तो फ्लक्स लाइंस आर कर्ली फील्ड्स, या हमेशा क्लोज बाय इट्स ओन होती हैं। तो ये होता है डायरेक्शन का। आउटसाइड दी मैग्नेट कैसा होता है, फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा कि एन से एस फ्लक्स का फ्लो होगा, लेकिन इनसाइड दी मैग्नेट एस से एन फ्लक्स का फ्लो होगा। तो ये सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी कुछ इसी तरीके से एन से एग्जिट करेगा, एस पे इंटर करेगा। ये बेसिक्स है, आप लोगों को पता होगा, +1 +2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर 8 9th में ही ये सारी चीजें हम लोग एनालाइज करते हैं। सो द थिंग इज कि अगर ये फ्लक्स लाइंस है, व्हाट डू वी से, फ्लक्स लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में है, तो अगर ये आयरन बार है, आयरन बार से फ्लक्स लाइंस एग्जिट कर रही हैं, तो ये कौन सा पोल होगा, ये एन पोल बन जाएगा, हमारा एन पोल बन जाएगा। और यहां पे अगर एस पोल पे आउटसाइड से फ्लक्स लाइंस इंटर कर रही हैं, आउटसाइड से फ्लक्स लाइंस इंटर कर रही हैं, तो ये जो डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में व्हाट डू वी से इंटर करेगा, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स हो जाएगा। तो ये एस पोल बन जाएगा, क्योंकि एस पे फ्लक्स लाइंस इंटर कर रही हैं, एस पे फ्लक्स लाइंस इंटर कर रही हैं। तो इस डायरेक्शन में अब मैं डायरेक्शन हटा दे रहा हूं जिससे आपको क्लियरली विजिबल रहे चीजें। तो एन और एस पोल में किस तरीके से फ्लक्स का फ्लो हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, isn't it? और कैसे एन और एस पोल का फॉर्मेशन हो रहा है, एन और एस पोल का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये एयर गैप से होती हुई फ्लक्स का अपना पाथ कंप्लीट करेंगी। अब सपोज करिए, ये सारी चीजें नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, अब सपोज करिए कि जो फ्लक्स लाइंस हैं, फ्लक्स लाइंस का फ्लो जो हो रहा है, लेट्स से ये स्टेटर की फ्लक्स लाइंस है, इसीलिए हम लोगों ने ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करना चाहा है। अब ये व्हाट डू वी से, ये हमारे पास एक बार रखा हुआ है, एक आयरन बार है, मैग्नेटिक बार है, और यहाँ पे म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इन द सेंस ये जो मैग्नेटिक मटेरियल अगर ये इक्वल टू 1 होता तो ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, इसीलिए ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल इन द सेंस आयरन हो सकता है। तो फ्लक्स अपना पाथ जो है लो रिलक्टेंस पाथ के थ्रू फॉलो करती हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर वगैरह में एनालाइज कर लिया होगा, ये मेरा प्री एजम्पशन है कि फ्लक्स की जो फ्लो होता है वो लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है, जैसे कि करंट जो फ्लो करता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है। जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी वहां पे करंट जो है अपना पाथ वहां से कंप्लीट करेगा। सिमिलरली फ्लक्स भी जो मैग्नेटिक सर्क्यूट में होता है वो भी अपना पाथ लो रिलक्टेंस पाथ से फॉलो करता है, या फिर मैं किसी दूसरे शब्द में कहूं, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी में रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, या फिर अगर मैं कहूं तो हाई कंडक्टिविटी वाली पाथ को फॉलो करता है। लो रेजिस्टेंस, लेट्स से इलेक्ट्रिकल सर्क्यूटरी में अगर हम लोग बात करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू लेस होनी चाहिए
और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो इसकी जो कंडक्टिविटी है सिग्मा की वैल्यू है वो हाई होनी चाहिए। सिग्मा इन द सेंस कंडक्टिविटी, कि वो कितना ज्यादा करंट को अलाउ कर रही है। कोई भी मटेरियल है लेट्स से कि वो कितना ज्यादा फ्लक्स को व्हाट डू वी से करंट को अलाउ कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी और रिप्रेजेंट करते हैं इसको सिग्मा से। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये कंडक्टिविटी है हो गया, तो नोट डाउन कर लीजिएगा इन सारी चीजों को। कंडक्टिविटी हो गया जनरेट। अब अगर हम लोग मैग्नेटिक सर्किट में एनालिसिस करें तो रिलक्टेंस जो होता है, ये रिलक्टेंस है एनालॉगस, रेजिस्टेंस इज एनालॉगस टू रिलक्टेंस, और ये जो है इसको हम लोग परमिएबिलिटी बोलते हैं, लेट्स से म्यू। तो अगर आपके पाथ का जो रिलक्टेंस होगा वो लेस होगा तो वहां की परमिएबिलिटी हाई होगी, ऐसा मैं कह सकता हूं। दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर रिलक्टेंस लेस है तो वहां पे परमिएबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। इन द सेंस कि ये अपना पाथ जो फ्लक्स लाइंस है अपना पाथ लो रिलक्टेंस वाले पाथ को फॉलो करेंगी, मतलब कितना ज्यादा से ज्यादा कम एयर गैप होगा उस रास्ते से ही अपना पाथ फॉलो करेंगी। और आपका आयरन बार कुछ इस डायरेक्शन में रखा हुआ है, इस डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो ये जो फ्लक्स लाइंस है अपना पाथ कुछ इस तरीके से फॉलो करेंगी, इस डायरेक्शन में फॉलो करेंगी। और ये केवल बार है ना, आयरन बार है, ये किसी भी तरीके का पोलराइज्ड नहीं है, मैग्नेट वगैरह नहीं है, ये केवल आयरन बार है, केवल आयरन बार है। तो फ्लक्स अपना पाथ कुछ इस तरीके से फॉलो कर रही है, कंप्लीट कर रही है, isn't it? इस तरीके से अगर कंप्लीट कर रही है, फ्लक्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये देखिए फ्लक्स लाइंस कैसे हो गई, स्ट्रेच्ड हो गई। और फ्लक्स लाइंस इज ऑलवेज बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड्स की तरह ये वर्क करती हैं, बिहेव करती हैं। तो अगर ये फ्लक्स लाइंस स्ट्रेच्ड हो गई तो यहाँ पे जो टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का जो एक्सपीरियंस करेगा आपका ये जो रोटर है वो कुछ इस डायरेक्शन में टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क का एक्सपीरियंस करेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे रिलक्टेंस टॉर्क। रिलक्टेंस टॉर्क, रिलक्टेंस में वेरिएशन होने की वजह से ये टॉर्क का डेवलपमेंट हुआ है। रिलक्टेंस में वेरिएशन होने की वजह से यहाँ पे टॉर्क का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि ये कोई परमानेंट मैग्नेट वगैरह तो था नहीं, या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट भी नहीं था, ये केवल और केवल आयरन बार था, केवल और केवल आयरन बार था। अब यहाँ पे एन और एस पोल है जिसमें फ्लक्स लाइंस कुछ इस तरीके से फ्लो करती हैं। अब ये लो रिलक्टेंस पाथ, मतलब कि अपना पाथ कुछ इस तरीके से फॉलो करेंगी, तो इस तरीके से फ्लो होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स में वेरिएशन हो गया और स्ट्रेच्ड हो गई। अगर फ्लक्स रबर बैंड्स को आप उस तरीके से स्ट्रेच करते हैं तो जो टॉर्क का एक्सपीरियंस करेंगी कुछ इस डायरेक्शन में टॉर्क का एक्सपीरियंस करेंगी, और कुछ इस डायरेक्शन में अगर आप रबर बैंड्स को खींचते हैं तो ये जो टॉर्क का डेवलपमेंट होगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा, isn't it? तो ये जो टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, इसका टॉर्क का डेवलपमेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस टॉर्क को हम लोग बोलेंगे रिलक्टेंस टॉर्क। और क्यों रिलक्टेंस टॉर्क बोल रहे हैं, क्यों रिलक्टेंस टॉर्क बोल रहे हैं? रिलक्टेंस टॉर्क, रिलक्टेंस टॉर्क is produced because of the variation because of the variation of because of the variation of reluctance अवेलेबल। तो दो टाइप का टॉर्क होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होता है, एक रिलक्टेंस टॉर्क होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कब प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का ये डेफिनेशन है। आपने इंडक्शन मशीन पढ़ लिया है होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बारे में पता होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का ये डेफिनेशन होता है कि दो फ्लक्स लाइंस जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं, दो फ्लक्स लाइंस अगर आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, उनके इंटरेक्शन के कारण जो टॉर्क का डेवलपमेंट होता है। सपोज करिए ये एन पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये एस पोल ऑफ द मैग्नेट है। एन पोल से एस पोल में फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, एन से एस पोल में फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं। अब इसके बीच में एक आयरन बार रखा हुआ है, और वो भी एक डीसी फील्ड के थ्रू मैग्नेटाइज्ड है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म किया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका बेसिक्स है, वो आपको समझ में आता होगा, इतना मैं प्री अजम्पशन लेके चल रहा हूं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पे एन पोल का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे एस पोल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये एन पोल और एस पोल से भी फ्लक्स लाइंस होंगी, प्रोड्यूस होंगी, और इन दोनों फ्लक्स लाइन का जब इंटरेक्शन होगा उसके कारण जो टॉर्क का डेवलपमेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क।
दो फील्ड लाइंस के इंटरेक्शन के थ्रू जो टॉर्क का डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कहते हैं। चाहिए तो नोट डाउन कर लीजिए। इफ टू फ्लक्स लाइंस आर इंटरेक्टेड विथ ईच अदर, if two flux lines are interacted with each other, then the torque will be produced. The torque as we call the torque as electromagnetic torque। electromagnetic torque कहते हैं हम लोग उसको, isn't it? अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि रिलक्टेंस टॉर्क का एनालिसिस कर लिया, यहां पे रिलक्टेंस टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है, isn't it? रिलक्टेंस टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है। जबकि हम लोग यहां पे बात करें, यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लक्स लाइन जो है एन पोल से एग्जिट कर रही है, एस पोल पे इंटर कर रही है। एन पोल से एग्जिट कर रही है, ये फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन है, और ये एस पे इंटर कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ऑलरेडी फॉर्म है। अभी आप जनरेटर कौन सा है, मोटर कौन सा है, ये सारी चीजें समझने में से कंफ्यूजन महसूस मत करिएगा कि कौन किसको हम लोग जनरेटर बोलेंगे, किसको मोटर बोलेंगे, इजंट इट? हम लोग फॉर द टाइम बिंग जस्ट अ नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई जनरेटर और मोटर का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं हम लोग। जब हम लोग बस समझना चाह रहे हैं किस तरीके से टॉर्क का डेवलपमेंट होता है, कितने टाइप्स के टॉर्क होते हैं। टॉर्क का रिलक्टेंस टॉर्क एनालिसिस कर लिया हम लोगों ने। एन और एस पोल के बीच में एक वर्ड से आयरन कंडक्टर रखा हुआ है। अब इसको हम लोगों ने डीसी सप्लाई कंडक्टर के थ्रू कंडक्टर से वायरिंग की हुई है, इसकी वाइंडिंग्स प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पर डीसी सप्लाई देते हैं हम लोग, लेट से रेड पेन से मैंने रिप्रेजेंट करना है इसको, क्योंकि ये रोटर वाला पार्ट है। रेड पेन से मैंने रिप्रेजेंट किया, यहां से करंट फ्लो करना चालू करेगी और ये करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो करना चालू करेगी। अब किसी भी आयरन बार में आयरन बार इस तरीके से प्लेस्ड है। अब इसमें जो वर्ड से करंट का फ्लो हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो फ्लक्स जो होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, थंब के डायरेक्शन में होगी, एम्पियर्स लॉ के हिसाब से, एम्पियर्स के थंब रूल के हिसाब से। ये आपका आयरन बार है, आयरन बार में इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट और फ्लक्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्लक्स इस डायरेक्शन में होगा। तो फ्लक्स अगर इस डायरेक्शन में है, लेट से फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन में है, फ्लक्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है। फ्लक्स किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है इसका फ्लक्स। इस डायरेक्शन में अगर फ्लक्स है तो अगर किसी भी बार मैग्नेट से किसी भी मटेरियल से अगर फ्लक्स एग्जिट कर रहा है तो उसको हम लोग एन पोल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं। एन पोल ऑफ द रोटर से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रेड रेड मैचिंग हो जा रहा है, कंफ्यूजन होगा आपको, इसीलिए मैं व्हाइट पेन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस चीज को। एन पोल ऑफ द रोटर बोलेंगे इसको, और ये एस पोल ऑफ द रोटर होगा, क्योंकि एस पोल पे आउटसाइड वर्ल्ड से आपके आयरन बार में फ्लक्स का एंट्री हो रहा है, जिसको हम लोग एस पोल ऑफ द मैग्नेट बोलेंगे, इसको एन पोल ऑफ द मैग्नेट बोलेंगे, इजंट इट? अब यहाँ पे एन पोल ऑफ द स्टेटर था, यहाँ पे एस पोल ऑफ द स्टेटर था। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनका फ्लक्स लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में है, इनका फ्लक्स लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। दोनों फ्लक्स लाइंस का इंटरेक्शन होगा यहाँ पे और एक टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लक्स लाइंस के कारण पोल्स का क्रिएशन हो गया। अब ये जो टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, ये एन पोल है, ये एन पोल है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। जबकि ये एन पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये एस पोल ऑफ द मैग्नेट है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये एन पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये एस पोल ऑफ द मैग्नेट है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, इजंट इट? तो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, लेट से टॉर्क का जो डायरेक्शन हो रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में टॉर्क का इंडक्शन होगा। टॉर्क कुछ इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगी, इस डायरेक्शन। टॉर्क का जो डेवलपमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टॉर्क का डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है? यहाँ पे जो टॉर्क का डेवलपमेंट हो रहा है इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो दो टाइप के टॉर्क हैं यहाँ पे, दोनों फील्ड के इंटरेक्शन के कारण जो टॉर्क पिक्चर में आया इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। जबकि रिलक्टेंस में वेरिएशन होने के कारण जो करंट पिक्चर में आया उसको हम लोग बोलेंगे रिलक्टेंस टॉर्क। इसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड करते हैं। लेट्स राइट डाउन द स्टेटमेंट। इफ टू फ्लक्स लाइंस आर इंटरेक्टेड विथ ईच अदर, इफ टू फ्लक्स लाइंस are interacted with each other, then torque
will be produced we say इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क TEM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, दो फ्लक्स लाइंस के इंटरेक्शन के कारण। अब सपोज करिएगा ये डायग्राम एक बार और बना लीजिए। लेट्स से यहीं पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अब इस रेड कलर के पोर्शन को मैं इस कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रोटर को इस कलर पेन के कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब सपोज करिएगा कि ये जो रेड वाला पार्ट मैंने मेंशन किया हुआ है, यहीं पे मैं मॉडिफाई कर देता हूं चीजों को। ये सारी चीजें हटा देता हूं मैं, और हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में ये सारी डायरेक्शन देखने, ये एन पोल क्रिएट हो गया था, ये एस पोल क्रिएशन हो गया था, ये सारी चीजें यहाँ से वायरिंग कनेक्टेड था, वो सारी चीजें कनेक्ट कर लीजिएगा। अब ये रोटर अगर मैं प्लेस करता हूं तो ये एक सिलेंड्रिकल रोटर है, सिलेंड्रिकल रोटर। और यहाँ पे रिलक्टेंस टॉर्क इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द रिलक्टेंस, वी से सैलियंसी ना, इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, सैलियंसी सैलियंट पोल, सैलियंसी होने के कारण पोल्स में ये रिलक्टेंस टॉर्क पिक्चर में आ रहा था। लेकिन सिलेंड्रिकल रोटर की अगर हम लोग बात करें, सिलेंड्रिकल रोटर के डिस्कशन में जो टॉर्क का डेवलपमेंट होगा, ये केवल और केवल मतलब किसी भी तरीके का पोल्स यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है, कि कोई भी एन पोल ऑफ द रोटर नहीं, कोई भी एस पोल ऑफ द रोटर नहीं है, नॉर्मल एक सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ अरेंजमेंट आयरन का रखा हुआ है। तो यहाँ पे टॉर्क का डेवलपमेंट होगा क्या, यहाँ पे किसी भी तरीके का रिलक्टेंस में वेरिएशन प्रोवाइडेड नहीं है, रिलक्टेंस में वेरिएशन प्रोवाइडेड नहीं है। रिलक्टेंस वेरिएशन इन द सेंस सैलिएंट पोल ऑफ काइंड ऑफ रोटर था आपका, एन पोल यहाँ पे था, एस पोल यहाँ पे था, पोल्स नहीं थे, पोल्स क्रिएटेड नहीं थे, और ये जो फ्लक्स लाइंस थी वो कुछ इस डायरेक्शन में इसके थ्रू होती हुई जा रही थी, जिसके कारण जो है रिलक्टेंस टॉर्क पिक्चर में आ रहा था। अब यहाँ पे जितनी भी सिलेंड्रिकल काइंड ऑफ अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे रिलक्टेंस में वेरिएशन अवेलेबल नहीं है, रिलक्टेंस में वेरिएशन अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण जो फ्लक्स लाइंस है वो कुछ अपना पाथ इस तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल से होते हुए कंप्लीट कर लेंगी, मैग्नेटिक मटेरियल से होती हुई कंप्लीट कर लेंगी। तो सिलेंड्रिकल रोटर में आपको रिलक्टेंस टॉर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। जबकि जो व्हाट डू वी से सैलिएंट पोल रोटर्स होते हैं, वहां पे आपको ये देखने के लिए मिलता है रिलक्टेंस टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। यहां तक आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए चीजें, ऐसी मैं आशा करता हूं। लेट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। वी से this one, Fleming's right hand rule. To find the direction of induced EMF we are using these kind of rules। जहां पे ये जो इसको हम लोग बोलते हैं फोर फिंगर, इसको हम लोग बोलते हैं थंब, और इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल फिंगर। तो ये डायरेक्शन आपको देखने के लिए कैसे मिल रहा है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कंडक्टर, रोटेशन डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। लेट्स से रोटेशन ऑफ कंडक्टर, let's say ductor with respect to field with respect to field किस तरीके से रोटेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे एक अंडरलाइन कर लीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बेसिक से ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड हम लोगों को पता करना पड़ रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा राइट हैंड से, मैं लेटर पॉइंट ऑफ टाइम इन सारी चीजों का डिस्कशन करूंगा। नाउ द थिंग इज कि मिडिल फिंगर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और अपना थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। थंब रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट्स से
रोटेशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा। थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रोटेशन ऑफ द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर फिंगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। फील्ड FIELD फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। फील्ड मतलब फ्लक्स लाइंस, नॉर्मली फ्लक्स लाइन, फ्लक्स लाइन, फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। मिडिल फिंगर क्या कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका जो थंब होगा, डायरेक्शन ऑफ थंब जो रिप्रेजेंट करेगा रोटेशन ऑफ कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। जो फोर फिंगर होगा ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करेगा, जबकि जो मिडिल फिंगर होगा ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा। और ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो ये एप्लीकेबल नहीं है, केवल और केवल राइट हैंड रूल में ही एप्लीकेबल है। राइट हैंड रूल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए राइट हैंड आप यूज करेंगे इसके लिए। तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल हैं, isn't it? Now, अब अपने को पता करना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हम लोगों ने टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड आउट कर लिया विदाउट एक्चुअली अप्लाइंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने के वजह ही, मतलब लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किए बिना ही हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ टॉर्क का जो डायरेक्शन था वो फाइंड आउट कर लिया। तो लेफ्ट हैंड की जरूरत नहीं हम लोगों को। अगर आप फ्लक्स लाइंस को एज अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड ट्रीट कर रहे हैं तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आपको मशीन्स में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल हम लोग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग्स का, जो कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज हम लोग फाइंड आउट करने के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो इस जितने भी अरेंजमेंट हम लोगों ने लिया हुआ है, यहाँ पे मोशन ऑफ द कंडक्टर अपने को नोन है, मोशन किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, और फील्ड का डायरेक्शन अपने को नोन है। केवल और केवल डायरेक्शन, फील्ड इन द सेंस फ्लक्स लाइंस का डायरेक्शन अपने को नोन है। केवल और केवल हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि इंड्यूस्ड वोल्टेज का क्या डायरेक्शन है, इंड्यूस्ड वोल्टेज का क्या डायरेक्शन है, isn't it? तो ये एन पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये एस पोल ऑफ द मैग्नेट है, ये फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नोन है। और ये कैसे एन पोल बना? तो ये कोई परमानेंट अरेंजमेंट हम लोग नहीं, परमानेंट मैग्नेट्स यूज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन्स विच आर एबल टू हैंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, बल्क अमाउंट ऑफ पावर हैंडलिंग कैपेसिटी की मशीन्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग परमानेंट मैग्नेट्स यूज नहीं करेंगे। ऑलवेज जो मैग्नेट यूज करेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होगा, isn't it? तो ये एन पोल ऑफ द मैग्नेट, ये एस पोल ऑफ द मैग्नेट है। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं है, मतलब इसको वाइंडिंग्स हम लोग प्रोवाइड करके फॉर्म किए हुए हैं। वाइंडिंग्स को डीसी सप्लाई के थ्रू डीसी सप्लाई लगाए, जिसके कारण करंट पिक्चर में आया, और उस करंट का डायरेक्शन पता करके हम लोगों ने एन पोल बना लिया और एस पोल क्रिएट कर लिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है, परमानेंट मैग्नेट्स नहीं। यहाँ पे इन मैग्नेट्स के बीच में आप सपोज करिए कि एन से एस पोल में इस डायरेक्शन में फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, इस डायरेक्शन में फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं। लेट्स से इस डायरेक्शन में फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही हैं, और इन फ्लक्स लाइंस के बीच में एक कंडक्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टर प्लेस किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर विच कैन एबल टू ड्रॉ और विच कैन एबल टू फ्लो द करंट, फ्लो करंट का फ्लो हो पाए, वो कंडक्टर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टर रखा हुआ है, isn't it? तो एन और एस पोल के फील्ड के बीच में रखा हुआ है। अब यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्शन ऑफ फील्ड अपने को पता है, राइट हैंड रूल अप्लाई करना है इंड्यूस वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए। तो ये वाला हैंड यूज करूं मैं या फिर ये वाला हैंड यूज करूं? ये वाला हैंड यूज करना पड़ेगा मेरे को। एन पोल से एस पोल में फ्लक्स लाइंस जा रही हैं, तो ये फ्लक्स लाइंस फील्ड का डायरेक्शन हो गया, पता चल गया फील्ड का डायरेक्शन है ये। और ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड है, ये फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट वर्ड से। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कंडक्टर अपने को नोन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कंडक्टर अपने को नोन है, इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में ईएमएफ का इंडक्शन होगा। तो कोई भी करंट अगर आपकी तरफ आता हुआ दिखता है, या फिर कोई भी अगर एरो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, बोर्ड से एग्जिट करता हुआ दिख रहा है, तो इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? ये होगा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन होगा।
आपको मोशन पता था, मोशन प्री नोन्ड था हम लोगों को, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है आपके कंडक्टर का, और फील्ड का भी डायरेक्शन अपने को पता था, एन से एस में फ्लक्स लाइंस फ्लो कर रही थी। कंडक्टर का व्हाट इंड्यूस्ड वोल्टेज का डायरेक्शन हम लोगों को पता करना था। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड होगा वोल्टेज, जिसको हम लोग बोलेंगे डॉट इंड्यूस्ड वोल्टेज हो रहा है, मतलब कि डॉट इन द सेंस कि जो कंडक्टर अवेलेबल है, इस तरीके से कंडक्टर अवेलेबल है। सपोज करिए इस दिस काइंड ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इस तरीके से प्लेस्ड है यहाँ पे, तो इसमें जो वोल्टेज का इंडक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इन द सेंस कि अगर ये एक कंडक्टर है, लेट्स से ये एक कंडक्टर है, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, और ये जो है वोल्टेज का डायरेक्शन होगा। वोल्टेज राइज का डायरेक्शन हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो डायरेक्शन होगा, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा वोल्टेज का, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज होगा, isn't it? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम लोगों ने डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर लिया और फाइंड आउट कर लिया। अब इसके डिस्कशन में हम लोग आते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो स्टेटर स्टेशनरी था, रोटर क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था, रोटर में रोटेशन था, और यहाँ पे हम लोगों ने वाइंडिंग्स प्लेस की हुई थी। अब यहाँ पे देखिए कि इस तरीके का रोटर अगर आपके पास अवेलेबल है, स्टेटर स्टेशनरी है, रोटर रोटेशन में है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये रोटर जो कि रेड पेन से मैंने रिप्रेजेंट किया है, रोटर है, मतलब रोटेटिंग पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन है। और आपको ये भी डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि रोटर जो होता है और शाफ्ट दोनों में डिफरेंस होता है, isn't it? शाफ्ट जो होता है वो शाफ्ट मैकेनिकली कपल्ड रहता है लोड के साथ, या फिर अगर हम लोग जनरेटर के बारे में बात करें, प्राइम मूवर से मैकेनिकली कपल्ड रहता है। अब उस शाफ्ट के ऑन टॉप ऑफ द शाफ्ट हम लोग रोटर का अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें वाइंडिंग्स प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों डिफरेंट चीजें हैं, शाफ्ट दूसरा चीज है, रोटर दूसरा चीज है। रोटर शाफ्ट के ऊपर हम लोग रोटर का अरेंजमेंट करते हैं, isn't it? तो ये रोटर है, लेट्स से रोटर है, और ये शाफ्ट जो है जिसको हम लोग की काइंड ऑफ अरेंजमेंट से रिप्रेजेंट किए हुए हैं। एन और एस पोल ऑफ द मैग्नेट है, लेट्स से कि एन और एस पोल में मैग्नेट का फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। एन से एग्जिट करेगी, एस पे एंटर करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो फील्ड लाइंस हम लोगों को पता है, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ दी रोटर हम लोगों को पता है, इस डायरेक्शन में रोटर एंगुलर मूवमेंट के साथ रोटेट कर रही है। तो फील्ड लाइंस पता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन पता करना है, राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा, लेफ्ट हैंड का कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ पे राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा। फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन है, रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, इन द सेंस रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। रोटेशन कैसा हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, अपवर्ड तो नहीं हो रहा है। रोटेशन इस डायरेक्शन में थोड़ी हो रहा है, कंडक्टर्स कैसे जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। तो ये जो है फील्ड लाइंस है, और रोटेशन कैसा हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये फील्ड लाइंस है, ये रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ वो इनसाइड दी बोर्ड जाएगा, इनसाइड दी बोर्ड जाएगा, आपसे दूर जाता हुआ दिखेगा, जिसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जो भी चीजें आपसे दूर जाती हुई दिखती हैं, इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो रोटेशन ऑफ द कंडक्टर क्या है, इस डायरेक्शन में है, फील्ड लाइंस ऐसे हैं, तो यहाँ पे क्रॉस देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे क्रॉस है तो यहाँ पे डॉट होगा, क्योंकि एस पोल से इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो अगर फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे रोटेशन की अगर हम लोग बात करें तो यही रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे डाउनवर्ड रोटेशन हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है। तो आपकी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो आउटसाइड दी बोर्ड जाएगा, इन द सेंस यहाँ पे डॉट होगा। तो अगर कोई एक कंडक्टर का आप पता कर लेते हैं तो उसके अपोजिट साइड वाला आपको अपोजिट ही मिलेगा, isn't it? तो ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, इंड्यूस्ड ईएमएफ का हम लोगों को पता चल गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें अपना, ये स्टेटर वाला पार्ट है, ये रोटर वाला पार्ट है, रोटर रोटेट कर रहा है, और रोटर में मैग्नेट यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अभी क्या था, मैग्नेट फील्ड का अरेंजमेंट हम लोगों ने स्टेटर पार्ट में किया हुआ था। अभी इस मशीन में फील्ड का अरेंजमेंट हम लोगों ने रोटर में किया हुआ है। यहाँ पे एन और एस पोल हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्रिएट किए हुए हैं, और यहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई वगैरह देके मेंटेन करते हैं एन और एस पोल ऑफ द रोटर, एन पोल ऑफ द रोटर और एस पोल ऑफ द रोटर, ये है, isn't it?
अब अगर हम लोग बात करें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो स्टेटर में है वहां पे आर्मेचर वाइंडिंग अवेलेबल है, आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, तो ये आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वगैरह से अभी ज्यादा इंटरेक्ट मत करिएगा, मैं चीजें ग्रेजुअली आपको बेसिक से एक बार डिस्कशन कर लूं, फिर बहुत बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंक्रोनस मशीन। ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसके डिस्कशन में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो ये क्या है, कंडक्टर्स अवेलेबल है, कंडक्टर्स अवेलेबल है, और आपका जो रोटर है वो इस डायरेक्शन में है, ये एन पोल ऑफ द मैग्नेट है, मतलब आपके आयरन बार से फ्लक्स लाइंस एग्जिट कर रही हैं, आयरन बार से फ्लक्स लाइंस एग्जिट कर रही हैं, इस तरीके से फ्लक्स का फ्लो होगा, इस तरीके से फ्लक्स लाइंस फ्लो करेंगी। फ्लक्स का डायरेक्शन नोन है आपको, डायरेक्शन इसका भी नोन है। यहाँ पे आपको थोड़ी सा डिफिकल्टी महसूस होगा, क्या डिफिकल्टी महसूस होगा, अब वो जो रेड पेन से मैंने मार्क करवाया हुआ था जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था, थंब क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड मैंने मार्क कराया हुआ था, वहां पे ये अप्लाई करना है, तो उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आपको पता चलेगा, इजंट इट। तो यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कशन करना चाहें तो व्हाट डू से एन और एस पोल इस तरीके से है, कंडक्टर का रोटेशन कैसा है, कंडक्टर का रोटेशन ऐसा है, इजंट इट। आपका कंडक्टर रोटेशन कैसा पता चल रहा है, इस डायरेक्शन में पता चल रहा है, लेकिन वहां पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ था, हम लोगों को रोटेशन ऑफ दी थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, रोटेशन ऑफ दी फील्ड नहीं रिप्रेजेंट करता है, रोटेशन ऑफ द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। तो आपका जब ये फील्ड है, फील्ड इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो कंडक्टर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा क्या, नहीं, इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कुछ इस डायरेक्शन में होगा, कंडक्टर का रोटेशन ऑफ डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि अपने को फील्ड का डायरेक्शन पता है, लेकिन अपने को फील्ड का डायरेक्शन नहीं चाहिए, अपने को कंडक्टर का डायरेक्शन चाहिए, रोटेशन ऑफ डायरेक्शन, रोटेशन ऑफ द कंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड चाहिए, रोटेशन ऑफ द कंडक्टर ये है विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, क्योंकि कंडक्टर तो स्टेशनरी है, कंडक्टर रोटेट नहीं कर रहा है, लेकिन आपका फील्ड रोटेशन में है। फील्ड अगर स्टेशनरी कंडक्टर यहां पे रखा हुआ है, फील्ड इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो मैं रिलेटिवली ले सकता हूं कि फील्ड यहां पे स्टेशनरी बना हुआ है, आपका जो कंडक्टर है वो इस डायरेक्शन में रोटेशन में है, इजंट इट। तो यहां पे रोटेशन ऑफ द कंडक्टर अपने को पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड, विथ रिस्पेक्ट टू फील्ड। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पे एंड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।